हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था परासरण दाब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परासरण दाब निर्धारण की बर्कले और हार्टले विधि, जिसके लिए फिगर हमने बनाया हुआ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फिगर आप लोग अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए, इसी उपकरण से उन्होंने अपनी विधि को बताया था। बर्कले और हार्टले ने ठीक 1904 में एक अपनी प्रत्यक्ष विधि प्रस्तुत की थी। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, जिसमें एक स्टील का वेसल है, स्टील का पात्र है, ठीक, जो इसमें सेमी पेम्ब्रेल ये मेम्ब्रेन्स है, मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये सॉल्वेंट है, और इसके बाद स्टॉप क्लॉक लगाया गया, मतलब स्टॉप क्लॉक लगाया मतलब बंद करने के लिए उसको लगाया गया है। फिर प्रेशर गेज, इसी प्रेशर गेज से हम लोग दाब जो है परासरण दाब की माप कर लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बर्कले और हार्टले ठीक 1904 में द्वारा प्रस्तुत एक अप्रत्यक्ष विधि है। ठीक, इस विधि में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन पर बाह्य दाब लगाया जाता है। ठीक, मतलब क्या किया जाता है कि इस विधि में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन पर बाह्य दाब लगाया जाता है, और विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलयन में प्रवेश होने को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक बाह्य दाब ज्ञात किया जाता है। जो आवश्यक बाह्य दाब होता है वही जो है परासरण दाब होता है। अब इस उपकरण के बारे में, जो इसका हमने फिगर बनाया था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस उपकरण में एक सरंध्र नली होती है, जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जमी रहती है। यह सरंध्र नली स्टील के एक मजबूत पात्र में लगी रहती है, जिस फिगर के बारे में हमने बताया था। तो स्टील के पात्र में एक पिस्टन और दाब गेज लगा होता है। जो दाब गेज लगा होता है उससे हम दाब मापते हैं। दाब गेज लगा होता है। सरंध्र नली के एक सिरे पर थीसेल फनल की आकृति की एक डॉटदार नली और दूसरे सिरे पर एक केस नली लगी रहती है। इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रियाविधि, तो स्टील के पात्र में विलयन और सरंध्र नली में शुद्ध विलायक भरा जाता है। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि स्टील के पात्र में विलयन और सरंध्र नली में शुद्ध विलायक भरा जाता है। परासरण के कारण विलायक जैसी ही अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर, मतलब कि जब परासरण के कारण विलायक जैसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलयन में प्रवेश करता है, तो केस नली में विलायक का तल नीचे की ओर गिरने लगता है। उसे उसकी प्रारंभिक स्थिति में रखने के लिए, मतलब जो नीचे तल जो है नीचे गिरने लगता है, तो उसे उसकी प्रारंभिक स्थिति में रखने के लिए ही हम पिस्टन द्वारा विलयन पर दाब लगाते हैं। ठीक, पिस्टन द्वारा हम क्या करते हैं, विलयन पर दाब लगाते हैं। तो परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब होता है, और जिसे हम क्या करते हैं, दाब गेज जो लगाया गया है, दाब गेज में पढ़ लेते हैं कि उसका परासरण दाब कितना है। बहुत ही आसान सी विधि है। क्रियाविधि भी आप लोग को आसानी से याद हो जाएगी। इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, पहला पॉइंट, इस विधि द्वारा परासरण दाब का निर्धारण शीघ्र हो जाता है। मतलब इस विधि से हम तुरंत ही परासरण दाब का निर्धारण कर लेते हैं, क्योंकि दाब गेज लगा होता है और जितना दाब हम लगाते हैं दाब गेज में शो कर देता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इस विधि द्वारा उच्च परासरण दाब के विलयनों के परासरण दाब निर्धारित किए जा सकते हैं। मतलब इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो उच्च परासरण दाब के विलयन हैं उनके भी हम दाब निर्धारित कर सकते हैं। और क्यों निर्धारित कर सकते हैं, तो क्योंकि इस विलयन में इस विधि में परासरण के कारण उत्पन्न दाब का विरोध करने के लिए विलयन पर बाह्य दाब लगाया जाता है, इसीलिए यह आसान होता है ज्ञात करना। अगला पॉइंट है कि इस विधि में परासरण न होने देने के कारण विलयन तनु नहीं होता है। इसके बाद से हम पढ़ते हैं अगला, परासारी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। तो समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, याद करिएगा कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं।
वैद्युत अपघट्यों के समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं। ठीक, वैद्युत अपघट्यों के समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं। अगला है समदाबी विलयन यानी कि आइसोपेस्टिक सॉल्यूशंस। तो समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। देखिए आसान आसान है, एक एक नंबर में पूछता है कि समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समपरासारी विलयन समदाबी भी होते हैं। ठीक, अगला है अति परासारी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है। ठीक, सब आसान चीजें हैं, बस ध्यान देना एक एक चीज को कि समान ताप पर, ताप क्या रहेगा, समान रहेगा, दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। मतलब दो विलयन लिए रहेंगे जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अगला है अल्प परासारी विलयन। ठीक, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला पॉइंट है, हेडिंग है, और ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, परासरण दाब के नियम। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट ही है। परासरण दाब के नियम, लॉस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फेफर, इनका जो पूरा नाम है WFP फेफर 1877 द्वारा तनु विलयनों के परासरण दाब पर किए गए प्रयोगों के परिमाणों के आधार पर वांट हाफ JH वांट हाफ 1887 ने परासरण दाब के नियमों की रचना की। ठीक, तो इसमें से पहला नियम है हमारा बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, और किस पे, स्थिर ताप पर, यानी कि P बराबर लिख सकते हैं Kc, जहाँ पर K एक स्थिरांक होता है। और यदि विलयन की सांद्रता C 1 मोल प्रति V लीटर है तो P भी बराबर K, जो यहाँ पे K जो है स्थिरांक होता है। दूसरा जो नियम है वो है चार्ल्स वांट हाफ नियम, चार्ल्स वांट हाफ लॉ। इस नियमानुसार स्थिर सांद्रता पर, उसमें क्या था, स्थिर ताप पर था, इसमें स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है T के, जो स्थिर सांद्रता पर, यहाँ पे लिख लेंगे, या हम लिख सकते हैं P बराबर K डैश T, जहाँ पर K जो है K डैश स्थिरांक है, वहाँ पीछे हमने K लिख लिया था इसलिए यहाँ पे K डैश लिख रहे हैं। इसके बाद से है हमारा तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण, वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। वांट हाफ समीकरण विलयन के परासरण दाब, आयतन और ताप में संबंध व्यक्त करती है। तो बायल वांट हाफ के नियम के अनुसार P भी जो है K के बराबर है, और चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार P अपन T जो है ये K डैश के बराबर है। इसलिए हम समीकरण 1 से और समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि P भी बराबर RT। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये R लिखे हैं, हम इसे यस भी लिख सकते हैं। यदि विलयन V लीटर में, ठीक, यदि विलयन के V लीटर में विलय के N मोल उपस्थित हों तो P भी बराबर NRT लिख सकते हैं, जहाँ R एक स्थिरांक है। हमने बताया कि R की जगह पे हम S भी लिख सकते हैं, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं, और R का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है। और यदि दाब न्यूटन मीटर इनवर्स में, मतलब न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर में, और आयतन मीटर के क्यूब में हो तो R का मान 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स होता है।
अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।